साथ स्टार्ट करना बेटा वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी हमारे दो पार्ट है चैप्टर के अंदर। एक पार्ट हमारा वर्क है और दूसरा वाला पार्ट हमारा एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात करें वर्क की, तो वर्क का मतलब क्या होता है हिंदी में? काम करना। तो काम करना जो होता है, सपोज अगर हम लोग कोई चीज को उठा लें, वॉल को अगर मैं पुश करूंगा, तो क्या हम बोलेंगे वर्क हुआ है? हमने काम करा या नहीं करा? अगर मैं दीवार को धक्का मारूंगा, वॉल को पुश करूंगा, तो क्या हमने काम करा है? हमने काम नहीं करा। अगर मैं गाड़ी को धक्का मारूंगा और गाड़ी मूव ही नहीं करी, गाड़ी मैंने हैंड ब्रेक खींच रखी है, तो क्या काम करा मैंने? नहीं करा। क्यों? काम तो करना है, थक जाऊंगा मैं तो काम करके। ऐसे होता है ना, कुछ भी काम करते हैं तो पढ़ाई करके थक जाते हैं, तो ऐसे ही वहां पे भी तो यही हो रहा है कि हम लोग गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, हम लोग थक गए, हमारी एनर्जी क्या होगी? लूज हो गई। तो क्या वर्क होगा हमारा? नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी साइंस के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो साइंस के अंदर हम लोग वर्क की बात नहीं करते, हम लोग वहां बात करते हैं बेटा वर्क डन की बात करते हैं, कि काम कितना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क डन। अगर हम 4 घंटे बुक खोल के बैठे रहेंगे तो पढ़ाई कुछ नहीं करी, हमने कुछ लिखा ही नहीं उसके अंदर, तो वर्क डन नहीं है। वर्क डन कब होगा? जब मैं इसमें कुछ काम करा होगा, जब मैंने लिखा होगा कुछ उसके अंदर। अगर मैं दीवार को धक्का मारूंगा, दीवार मूव नहीं करेगी, तो हमारा वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन कब होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं और वो ऑब्जेक्ट क्या करे? फोर्स लगाने से किसी डायरेक्शन में मूव कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बॉक्स को अगर हम पुश कर रहे हैं, तो बॉक्स क्या कर रहा है? यहाँ पे मूव आगे की तरफ जा ही नहीं रहा। और दूसरे वाले केस में बॉक्स को जब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉक्स क्या कर रहा है? आगे की तरफ मूव कर गया दूसरे वाले केस में। तो पहले वाले केस और दूसरे केस में दोनों ने क्या करा? वर्क करा है। वर्क मतलब मेहनत करी है उस पर। बट हुआ क्या? पहले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या कर गया? आगे की तरफ मूव कर गया। तो कौन से केस में हम वर्क डन बोलेंगे? हुआ है। फर्स्ट केस और सेकंड केस? तो सेकंड केस में हमारा जो वर्क डन है वो हुआ है, फर्स्ट केस में जो वर्क डन है वो नहीं हुआ। फर्स्ट केस में वर्क डन नहीं हुआ, दूसरे वाले केस में हमारा जो वर्क डन है वो हो गया है। क्लियर है? ये समझ आ गई ये चीज? तो वर्क डन साइंस में मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम वर्क करें, फोर्स लगाएं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाए? मूव कर जाए। या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज अगर हम बाइसाइकिल को मैं पुश कर रहा हूं, तो बाइसाइकिल आगे जाएगी। मैं फोर्स भी कहाँ लगा रहा हूँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन होगा? यस, होगा। और एक दूसरा केस होता है, जब हम लोग बचपन में टॉय कार होती थी, टॉय कार को मैं पीछे की तरफ खींचता था और कार कहाँ जाती थी? आगे की तरफ। तुमने फोर्स क्या लगाई है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कार गई कहाँ है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कार की मूवमेंट का है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। तो इसलिए हम लोग जो आपका वर्क डन होता है वो भी दो तरीके का होता है। हमारा जो वर्क डन है वो हमारा दो टाइप का हो जाएगा। फर्स्ट टाइप हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो पहले केस में हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पुशिंग बाइसाइकिल। तो किसी बाइसाइकिल को अगर मैं पुश करूंगा, तो वो क्या करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में हमारी बाइसाइकिल क्या करेगी? मूव करेगी। और सेकंड का केस में हो जाएगा हमारा पुलिंग और टॉय कार which moves in फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई भी हम लोग क्या करते हैं? कार पुल, टॉय कार को पीछे की तरफ पुल करो और जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन। सो हमारे पास वर्क डन, मैंने बोला वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एफ एस के इक्वल हो जाएगा। डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एफ एस के इक्वल हो जाएगा। एफ का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। तो हम लोग एम जी एस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? एम ए एस जी बोल सकते हैं। तो फोर्स के दो फॉर्मूला हो जाएंगे हमारे, ए और जी दोनों सेम ही है, तो दोनों एक ही फॉर्मूला है। हमारा ग्रेविटी अगर नहीं गिवन तो हम लोग जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सीलरेशन का गिवन है तो ए वाला फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है ये चीज? नहीं सर, आएंगे उस पर। तो डब्ल्यू का ऐसा यूनिट तो मैंने बात ही नहीं करी बेटा, तो फॉर्मूला बताया है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो हमारा वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला क्या? हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू एफ एस। अब अगर हम लोग यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की कितनी होती है? मीटर। तो हमारी कितनी एसआई यूनिट हो जाएगी? न्यूटन मीटर। बट
हम लोग न्यूटन मीटर की जो क्या यूनिट यूज करते हैं, जूल्स यूज करते हैं। तो न्यूटन मीटर हमारा किसके इक्वल होता है, जूल्स के इक्वल होता है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो मैं बोल सकता हूं कि डिफाइन 1 जूल। So 1 joule of work done will be when 1 Newton of force is applied and the object moves 1 meter in the direction of the force। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और वो ऑब्जेक्ट सिर्फ हमारा 1 मीटर ही मूव करेगा, तो वहां पे जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 1 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमारा 1 जूल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। दूसरा वाला जो हमारी फोर्स थी नेगेटिव वाला, इस वाले केस में क्या है कि मैं कार को पुल पीछे कर रहा हूं बट कार का जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। डब्ल्यू कितना हो जाएगा, हमारा माइनस एफ एस आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसके से फोर्स नेगेटिव नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं है, इसमें हमारा हो क्या रहा है कि आपका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जो कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि मैंने कार को क्या करा, ये हमारी कार है, कार कहाँ गई, ये हमारी कार है। ये कार को मैंने कहाँ पुल करा था, पीछे की तरफ, यहाँ पीछे फुट गई, बट कार गई कहाँ, आगे की तरफ। तो कार जब आगे की तरफ जाएगी, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, पीछे आने को पॉजिटिव ले लेंगे, तो आगे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव नहीं होगी इस केस में हमारी। हम हमेशा किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं ना बेटा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है या बैकवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो अगर मैं फोर्स हमारी नेगेटिव हो सकती है, मैं ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट को पीछे खींचने में, तो पीछे जो फोर्स लगा रहा हूं वो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। बट अब कार मूव कहाँ करी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है चीज, पक्का क्लियर है सभी को। सो हमारे पास वर्क के आपके दो फॉर्मूला हो गए, एक हो गया हमारा एफ एस और एक हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस। अब ये फॉर्मूला होता क्या है, एक्चुअल में जो हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन का, वो एफ एस नहीं होता, वो तो 9th स्टैंडर्ड में इसलिए आपको लिखवाया हुआ है। एक्चुअल हमारा फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस जो होता है ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल। ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा लगाते हैं। अब ये होता क्या है आपका, अगर ये एंगल थीटा है तो जो सामने वाला होगा उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, बॉटम पे बेस होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो ना हमारी बेस अपॉन में हाइपोटेनस होती है। सो आपको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है। कॉस 0 की बेटा वैल्यू होती है 1 और कॉस 80 की वैल्यू होती है -1। कॉस 90 होता है हमारा 0। कॉस 45 की बेटा वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। अब ये हमारे पास यूज कैसे करें वो समझेंगे। अब पहला वाला केस जो पॉजिटिव वर्क डन का था, पॉजिटिव वर्क डन के केस में क्या था, ये हमारी कार है, कार को मैंने फोर्स लगाया, कार सी डायरेक्शन में मूव कर गई। तो इस केस में वर्क डन क्या लिखते थे हम लोग, पीछे लिखा था W इज इक्वल टू एफ एस। आया कहां से, फॉर्मूला क्या बेटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मैंने कार पे आगे फोर्स लगाई, कार भी क्या करी, उसी डायरेक्शन में मूव कर गई। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बना है, इसमें एंगल कितना बनेगा, दोनों में वो एंगल बनेगा 0 डिग्री। दोनों में एंगल कितना बनेगा, 0। तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दो ऊपर बेटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो उस केस में वहां पे जो एंगल बनता है वो एंगल हमारा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एस। 9th स्टैंडर्ड में cos थीटा से आपको आएगा नहीं, बट आया कैसे वो मैं आपको समझाया मैंने। दूसरा केस हम लोगों ने पीछे पढ़ा था बेटा, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन के केस में हमारा क्या हो रहा था, ये तो मैं कार बनानी भूल गया, बन गई। अब हमारी कार है, इस कार को मैं पुल कर रहा हूँ पीछे की तरफ,
बट कार मूव कहाँ करती है, तो कार को पुल करो पीछे और जा आगे की तरफ रही है, तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना बनता है बेटा, 180 डिग्री बनता है। W इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे हमने लिखा था। तो इसीलिए हमारे पास W किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, -FS के इक्वल हो जाएगा। जो हमारे पास वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, -FS के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब एक और केस, जब मैं वॉल को पुश कर रहा हूं, अगर ये हमारे पास एक वॉल है और हरमन सिंह दुग्गल क्या कर रहे हैं, इस वॉल को पुश कर रहे हैं। अब वॉल को पुश करने से क्या वॉल मूव हो रही है, इसने फोर्स तो लगाई है, वॉल आगे मूव नहीं हुई, वॉल मूव नहीं हुई, तो मतलब वॉल का एंगल कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारा कितना हो जाएगा, थीटा 90 होगा हमारा, कि वॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ ना वॉल के ऊपर, तो वॉल में परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। W इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो W हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग है 0, तो W इक्वल टू 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। तभी दीवार को पुश करूंगा तो वर्क डन हमारा कितना होता है, 0 होता है। एक और केस, अगर एक कूली ग्राउंड लेवल से लगेज उठा के अगर अपने सर पे रख ले, सारा का सारा लगेज, तो यहाँ पे वो सर लगेज को सर पे उठा के खड़ा हुआ बहुत देर से, सो क्या वर्क डन कितना होगा, इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप लोगों की बुक्स में कहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखा हुआ है, वो उसने अपनी सर पे सामान उठाया हुआ है, बट द कूली हैज नॉट मूव्ड, मूव नहीं करा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, इसलिए 0। बट एक्चुअल में है क्या चीज, जब उठा के सर पे सामान रख लिया है, तो हमारे पास जब फोर्स लगी है 90 डिग्री पे लग रही है, जिसकी वजह से कॉस थीटा कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, कि कॉस 90 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वहां पे वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। या आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि एक बच्चे ने सर पे सामान उठा के खड़ा था जितांश, और वो थक गया, तो उसने वर्क डन कितना करा, वर्क डन 0 है। क्यों है वर्क डन 0, बिकॉज ही हैज नॉट मूव्ड। आप ये नहीं लिखोगे थीटा 90, यू विल राइट द बॉय हैज नॉट मूव्ड, देयरफॉर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0। समझ आ गई ये चीज, क्लियर है कि हमारा W इज इक्वल टू एफ एस क्यों होता है, W इज इक्वल टू एफ एस इसलिए होता है कि वहां पे एंगल 0 होता है। W इज इक्वल टू माइनस एफ एस क्यों होता है, क्योंकि थीटा कितना होता है, 180, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ पीछे की तरफ, कार जा रही है आगे, या आगे फोर्स लगा रहा हूँ तो कहाँ जा रही है, कार पीछे जा रही है, उस केस में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, तो वहां पे हमारा cos 180 -1 आ जाएगा। तो स्कूल में अगर मैम ने एफ एस कॉस थीटा से कराया है तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो दूसरे तरीके से नॉर्मल मेथड जो है हमारा W इज इक्वल टू एफ एस, उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एक केस हमारा ऐसा भी हो सकता है कि एक तो साइकिल करूं, कार नहीं बना रही हारी मेरे को, ये हमारी एक कार है। अब एक कार को एक बॉय इसको खींच रहा है, ये मैंने मुंह से जोड़ दिया बट एक्चुअली होना ये यहां से चाहिए था, हाथ से ये खींच रहा है इसको, ठीक है। तो अब ये थ्रेड जो है कोई ना कोई यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं एंगल कितना हमारा 30 डिग्री है, ये एंगल कितना हमारा, तो कितना वर्क डन हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, और जो भी हमारे पास वैल्यू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की गिवन होगी वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एज्यूम करते हैं अ बॉय applies a force of 10 newtons on a car, and a car moves a
distance of 20 meters in the direction of force. Calculate the work done. अब यहां पे आपको बोल रहा है फोर्स हमारे पास कितनी है बेटा 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20 मीटर्स, वर्क डन कितना हो जाएगा एफ एस 10 इंटू 20 200 जूल्स. सेकेंड केस फोर्स जो है हमारे पास फोर्स 10 न्यूटन बट कार मूव्स इन opposite direction to the force by 20 meters. Calculate work done. तो वर्क डन इस केस में कितना हो जाएगा माइनस एफ एस हो जाएगा. माइनस एफ एस क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया. तो यहाँ आ जाएगा माइनस 10 इंटू 20 डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 200 जूल्स. आप इस केस को ऐसे भी लिख सकते थे एफ इंटू माइनस एस. तो माइनस एफ एस लिखो या एफ इंटू माइनस एस लिखो, एक ही बात है दोनों केस. समझ आ गया? ये क्लियर है? ये समझ आ गया मन्नत सिंह चावला 100%? देखो भाई नेक्स्ट